हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। कंप्यूटर फंडामेंटल की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी को हिंदी में हम स्मृति कहते हैं। जैसा हमारे दिमाग में जो याददाश्त होती है, तो ये जो याददाश्त होती है ना, ये दो टाइप की होती है हमारे दिमाग में भी। तो आज मैं इसके बारे में आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, कंप्यूटर से रिलेटेड और ह्यूमन की ब्रेन से रिलेटेड, ह्यूमन की मेमोरी से रिलेटेड सारी वो चीज़ें बताऊँगा जो आप जानना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरीके से कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती हैं, उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी दो तरह की मेमोरी होती हैं। हमारे दिमाग में दो तरह की कैसी मेमोरी होती हैं? ये जो स्थायी और अस्थायी लिखी है, ये बिल्कुल सत्य है, ये हमारे दिमाग में भी होती हैं। अब मुझे थोड़ा सा साबित करने दीजिए। ये जो वोलेटाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब आप जानते हैं। इस वोलेटाइल का मतलब होता है किसी चीज़ का वाष्पीकरण होना, मतलब कोई चीज़ भाप बन के उड़ जाना। तो कोई चीज़ अगर भाप बन के उड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थायी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वोलेटाइल लिखा हुआ है। और जो चीज़ आपकी भाप बन के ना उड़े उसको हम क्या बोलेंगे? स्थायी तरीके की मेमोरी होती है। अब जैसे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि पिछले जितने देर से भी, जितने सेकंड से भी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या क्या बोला अगर आपसे पूछूँ तो आपके पास में जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ भाप बन के उड़ चुकी है। ये क्या थी? अस्थायी मेमोरी थी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके घर का एड्रेस क्या है, तो आपके पास में जवाब बिल्कुल पूरा का पूरा होगा कि मैं गली नंबर 4 और खोली नंबर रहता हूँ 420। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ओके, सो ये जो एड्रेस है ये आपको क्यों याद है? क्योंकि ये आपके दिमाग में स्थायी के रूप से बिल्कुल बसी हुई है। और कंप्यूटर में भी इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो तरह की मेमोरी बनाई। एक को बनाई स्थायी मेमोरी और दूसरी को बनाई अस्थायी मेमोरी। एक एग्जाम्पल और लूँगा। अगर मैं आज आपसे एक एग्जाम्पल दूँ कि 2 + 2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4 होता है सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 1 आएगा सर। एक्सीलेंट। मैं बोलूं कि अगर 1 को मैं डिवाइड कर दूं 10 से तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 0.1 आएगा। ओके, अब मैं 4 साल बाद इसी क्वेश्चन को आपसे पूछूंगा कि मैंने कौन सा सवाल पूछा था, तो आप पहली बात तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर रट्टा मार रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्थायी मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे सवाल के पूछने से पहले कि मैं 4 साल पहले क्या सवाल पूछा था, अगर आप इसे छोड़ देते हैं सिर्फ समझने के लिए, तो देखिए कभी कभी सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हमें जिस मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। और जिसे हम हमेशा परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं स्थायी मेमोरी। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और एक आखिरी एग्जांपल जाने से पहले आपको बोलते बोलते दे देता हूँ। ये सारे प्रेजेंटेशन को मैं क्लियर करते करते कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई थी कि आप उसे फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास में वो प्रेजेंटेशन जो है परमानेंटली आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप मेरी बातों को जिद पे मत लाइएगा। ये बात सिर्फ समझने के लिए है कि जिन चीज़ों को हम टेम्परेरी अपने दिमाग में स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं अस्थायी मेमोरी, और जिसे हम परमानेंटली स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं स्थायी मेमोरी। तो कंप्यूटर में भी बिल्कुल इसी तरीके की दो प्रकार की मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन तो बड़ी लंबी चौड़ी लिख के दे दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दी है। लेकिन मैं आपको बोल के समझाऊंगा कि जैसा हमारा ब्रेन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आपका जो कंप्यूटर की मेमोरी वैसा होता है। इसमें आप दो चीज़ें स्टोर करते हैं, एक होता है डाटा और दूसरा होता है निर्देश। दोनों में से कोई भी चीज़ या दोनों चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है इसमें स्टोरेज स्पेस होती है, जहाँ पे डाटा को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। मतलब डाटा की जो प्रक्रिया है इसे करने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक निर्देश को संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है। मेमोरी की बड़ी संख्या में छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, मतलब विभक्त किया जाता है। आप छोटे छोटे भागों में उसको इसलिए तोड़ते हैं ताकि हर छोटे छोटे भाग में एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जा सके, जिन्हें मेमोरी सेल कहा जाता है। तो जिस एक जगह पे आपकी एक इंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा टुकड़ा स्टोर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? मेमोरी सेल कहेंगे। प्रत्येक स्थान या सेल का एक एड्रेस होता है, जिसे हम एड्रेस स्पेस कहते हैं। ये जो एड्रेस का पता लिखा हुआ है ये हम क्या होता है? एड्रेस स्पेस। यहाँ इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। तो ये जो यूनिक एड्रेस है, इसी चीज़ को हिंदी में लिखा है, एड्रेस का पता होता है, जो 0 से मेमोरी साइज ऋणात्मक 1 में भिन्न होता है, मतलब -1 से ज़्यादा होता है। और उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटर में 64,000 शब्द हैं तो इस मेमोरी यूनिट में 64 × 1024
इज इक्वल टू इतना आता है, इतने मेमोरी स्पेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होगा, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में बिल्कुल नए हैं तो सर ये कंप्यूटर में 1024 का क्या भला है? हम तो भाई 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम पढ़ते हैं, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर पढ़ते हैं, तो आखिर ये जो 1024 है ये क्या भला है? तो देखिए अगले स्लाइड में मैं इस चीज़ को भी आपको क्लियर कर दूंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। तो आप ध्यान से अगर ना सुने हो पिछला जो मैंने बोला तो आप उसे ज़रूर सुन लें। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ। 2 4 8 16। आपको पता है 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। फिर आता है 16। फिर आप इसको डबल करते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएगा। 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आएगा। 128 के बाद में आएगा 256। 256 के बाद में आएगा 512 और 512 के बाद में आएगा 1024। तो आखिरकार मैंने आपके सामने ये जो दुविधा है इसे दूर कर दी कि 2024 कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। अब उसका जवाब सुनिए। देखिए सवाल ये नहीं है कि 1024 कैसे आता है, सवाल ये है कि मैंने 2 ही क्यों लिया। करेक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो 1024 के पहले आपके पास सवाल ये होना चाहिए कि 2 क्यों है। तो देखिए कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। बाइनरी में केवल 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है 0 और दूसरा होता है 1। तो 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो अब जाहिर सी बात है कंप्यूटर केवल 2 ही चीज़ें कर सकता है, या तो वो चालू होगा या तो बंद होगा। आपकी फाइल या तो सेव होगी या तो नहीं होगी। आपकी फाइल या तो खुली है या तो नहीं खुली है। आपने कोई काम कर चुके हैं या तो नहीं किए हैं। तो भाई इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स पे ही चलती हैं। करेक्ट। तो इसलिए कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं केवल 2 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसका यदि हम कॉम्बिनेशन बनाएं बिट्स में, तो ये जो बिट्स हैं इसे हम बिट्स कहते हैं। ये जो 1 और 0 हैं इसे ही हम बिट के नाम से जानते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपके कंप्यूटर की। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी यूनिट्स का जो प्रेजेंटेशन बनाया है इसमें 8 बिट्स जो बराबर होता है वो होता है 1 बाइट के। 1024 बाइट्स होता है 1 किलोबाइट के। आगे मैं और भी डिटेल दूंगा इसका। फिर 1024 किलोबाइट होता है 1 मेगाबाइट के, वैसे ही गीगाबाइट और टेराबाइट। तो ये थी आपकी मिस्ट्री, रहस्य का जवाब कि आखिर 1024 कंप्यूटर में क्यों लिया जाता है। क्योंकि ये सब के सब जो होते हैं ये आपके घात के रूप में होते हैं। किसके घात के रूप में होते हैं? 2 के ऊपर में कोई ना कोई पावर लगी होती है। इसीलिए आप जब पेन ड्राइव लेने जाते हैं तो वो 64 GB की आती है, या 128 GB की आती है, या 256 GB की आती है, या 1 TB की आती है। तो इस तरीके से इसका मैं जवाब दिया कि कंप्यूटर की जो मेमोरी हम नापते हैं वो इस तरीके से काम करती है। तो ये था डिस्कशन कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेमोरी क्या है और मेमोरी को नापने की कंप्यूटर में इकाई क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है आपका अगला स्लाइड जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मेमोरी के बारे में अगर ये 4 बातें आपको पता हैं तो आपको सब कुछ पता है। तो ये मेरा चैलेंज है कि अगर ये 4 चीज़ें अगर आप किसी भी मेमोरी के बारे में जानते हैं तो आपको सब कुछ पता है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स को और ज़्यादा डिटेल में लिखा है, और ये जो यूनिट है ये इसके अमाउंट को बताती है, या आप इससे इसका साइज़ भी पता कर सकते हैं कि मेमोरी का साइज़ कितना है। तो सबसे पहले बाइनरी डिजिट लिखा है, फिर 1 निबल। 1 निबल मतलब होते हैं 4 बिट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने बाइट से चालू किया था, यहाँ पे निबल लिखा हुआ है। निबल बराबर होता है 4 बिट्स, और बाकी फिर 1 बाइट, 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट्स। इतने सारे बाइट्स जो हैं। और बाइट का मतलब क्या होता है हिंदी में? निवाला। जो निवाला हम एक बार में खाते हैं ना उसे हम निवाला कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है इतने सारे निवाले एक बार में स्टोर कर सकता है, इतने सारे बाइट्स को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। तो हम लोग अब 1 बाई 1 इन चारों चीज़ों पे चर्चा करेंगे, अमाउंट पे, साइज पे, टाइप पे और स्पीड पे। तो अब जो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ये डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर में 3 प्रकार की मेमोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेन मेमोरी। इसे हम प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, और कंप्यूटर में ये रैम के रूप में आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है। तो रैम क्या होता है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, और ये रैम आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे और आपके डेस्कटॉप सभी जगह रहती हैं। और देखने में ये रैम जो है इस प्रकार की दिखती है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 फोटोग्राफ्स ला के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपके मोबाइल को अगर आप खोलेंगे प्रोफेशनल के द्वारा तो आपको रैम कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, लैपटॉप की रैम कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और ये आपके डेस्कटॉप की रैम होती है। ये डेस्कटॉप के रैम के ऊपर में एक कवर लगा हुआ है जो इसको हम हीट सिंक के नाम से भी जानते हैं। हीट सिंक मतलब ये इसे ठंडा रखने का काम करती है। तो ये साइज ऑफ रैम जो है आपको दिखाया मैंने। तो ये पहली चीज़ है, बहुत आसान है।
ये रैम की साइज़ होती है। इसमें आपका ये नहीं रहता कि कितने बाइट्स इसमें स्टोर करेगी, ये सिर्फ रैम का जो फिजिकल साइज़ है, जो भौतिक रूप है, उसके बारे में एक पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ रैम क्या होता है। ये जो स्लाइड आपको बताएगा कि आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में या डेस्कटॉप पे रैम का अमाउंट कितना है। तो ये जानना बेहद आसान है। आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए कंप्यूटर में और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है ये आपको दिखाइएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सिस्टम का डेमो लिया हुआ है, इसमें 4 GB रैम है। ये मेरा लैपटॉप है, इसमें 24 GB रैम लगी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि i7 इसमें प्रोसेसर है और इसमें 24 GB रैम लगी हुई है। वैसे ही एक मोबाइल का मैंने यहाँ पे इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसमें यहाँ पे इंस्टॉल्ड रैम लिखा हुआ है 8 GB। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रैम कितना आपके कंप्यूटर में है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है, इसके बिना आपका कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है सबसे, मतलब ये जो अस्थायी मेमोरी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को समझ के स्थायी बनाते हैं। इसलिए ये मुख्य मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है मेमोरी के टाइप्स, कितने प्रकार के रैम होते हैं। तो रैम जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनामिक रैम। और मार्केट में सन 2000 के आसपास से लेकर अभी तक इतने प्रकार के रैम के नाम आपने सुने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो रैम आती थी उसे हम DDR रैम कहते थे। DDR का ये मतलब नहीं कि स्टैटिक नहीं होती, इसमें भी स्टैटिक फीचर्स होते हैं। तो DDR रैम आया, फिर DDR2 आया, फिर DDR3 आया, फिर DDR4 आया। तो इसके फिजिकल जो अपीयरेंस है वो चेंज आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी की सारी जो रैम है एक जैसी तो नहीं दिख रही हैं, इनमें सिर्फ क्या बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए, और क्या चीज़ छोटी हो गई वो भी देखिए। इसमें जो IC का साइज़ है ये यहाँ पे सबसे बड़ा है, और अगर आप कंपैरेटिवली 4 में देखेंगे तो इसमें उसी स्थान पर 2-2 IC लगी हुई हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है बढ़ गई है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होते गया, टाइम टू टाइम बढ़ता गया। मतलब जब DDR रैम आती थी तो रैम की साइज़ बड़ी होती थी, और DDR4 रैम जब आई तो रैम की साइज़ वही है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब इसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रैम की प्रकार हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो व्यापक रूप से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रत्येक DRAM मेमोरी सेल एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के भीतर एक IC सर्किट से बना होता है, और कैपेसिटर में एक डेटा बिट संग्रहित होते हैं। मतलब इसमें जो भी कैपेसिटर है, ये दिखाई तो नहीं दे रहा है मुझे, माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा लगा के। तो आप इसमें ये समझिए कि इसमें जो कैपेसिटर होता है उसमें 1 बिट इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो काफ़ी सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्य मेमोरी में डाटा कहाँ संग्रहित होता है, मेमोरी के कैपेसिटर में डाटा आपका संग्रहित होता है, और किसके रूप में होता है, 1 बिट के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं, अभी आता है स्पीड ऑफ रैम। स्पीड ऑफ रैम को आप कैसे आंकते हैं, कैसे मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ रैम जो है ये कैसे नापी जाती है, तो सबसे पहले इन सभी के फुल फॉर्म आपको बता दूं। SDR, DDR और QDR। अभी तक QDR जो है वो रैम जो है मार्केट में अभी तक नहीं आई है, और आ भी गई होगी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक हम DDR4 तक ही पहुंचे हैं। SDR का मतलब होता है सिंगल डाटा रेट, DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट, और QDR का मतलब होता है क्वाड। मतलब क्वाड जो होता है ना, ये सिंगल, डबल और ट्रिपल और क्वाड, ये वाला क्वाड है। क्वाड मतलब होता है 4 डाटा रेट, तो इसकी स्पीड जो है वो 4 गुना रहेगी, ये इसका कहने का मतलब है। और इसकी जो स्पीड होती है इसे हम इसकी FSB से नापते हैं, जिसे हम फुल फॉर्म इसका होता है फ्रंट साइड बस। इसकी जितनी ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, FSB से कोई बोलते हैं फ्रंट साइड बस, इसके आधार पे हम इसके रैम की स्पीड नापते हैं। तो आप कोई भी अगर रैम देखेंगे तो आपको उसमें स्पीड जो है लिखी हुई दिखाई देगी। जैसे 1600 FSB लिखी हुई है, मतलब ज़्यादा है, और अगर मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है 1333 FSB तो वो कम है। बाय द वे अभी जो मार्केट चल रहा है 2020 में, इसमें 2400 FSB की जो रैम है वो बहुत कॉमन है DDR4 की। तो जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे आपको ये जो FSB है ये कम होती चली जाएगी। तो इससे आप मेजर करते हैं कि रैम की स्पीड जो है वो कितनी अच्छी है और कितनी तेज़ चलेगी, और यही जो है क्लॉक साइकिल का निर्धारण करती है FSB, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसमें सिर्फ रैम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपका मेमोरी है, ये आपकी हार्ड डिस्क है जिसमें ATA बस लगा हुआ है, ये आपके जो PCI पर ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाते हैं ना, ये उसकी डायग्राम है। तो ये सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी रैम के साथ में कैसे होती है और ये रैम कैसे सपोर्ट करता है, ये इसका डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही साथ हमारा जो मेन मेमोरी का कंसेप्ट है वो ख़त्म होता है। अब जो दूसरी मेमोरी आती है वो होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को मैंने बाद में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये रैम जो है, ये रैम तो आपकी सेपरेट आती है, आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन ये जो कैश मेमोरी होती है
इस कैश मेमोरी को आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। अगर आपको इसे बढ़ाना या घटाना है तो आपको आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसे ही बदलना पड़ेगा। तो ये प्रोसेसर का फ्रंट मतलब जो आपका बैक साइड है वो है, और ये आपका प्रोसेसर का फ्रंट साइड है जिस तरफ से आप प्रोसेसर को पिन करते हैं। तो यहाँ पे कैश मेमोरी जो है वो आपको दिखाई दे रही है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे चिप्स दिखाई दे रहे हैं। तो कैश मेमोरी इस पर कौन सी है ये पॉइंट करना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है, पर मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए अगर इसकी कैश मेमोरी यहाँ पे है, जैसा कि हमने वहाँ पे रैम देखा था उसी तरीके से, तो इसमें क्या होता है, ये जो है रैम की तरह काम नहीं करती, ये रैम से ज़्यादा स्पीड काम करती है। तो जिस डाटा को तुरंत बिल्कुल त्वरित आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे मुझे अभी तुरंत जानना है कि 1+1 कितना होता है, 2 होता है, तो इस प्रकार के जो छोटे से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैश मेमोरी का। तो कैश मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू को गति देती है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर किसको बोलते हैं, जिस जगह पे आप कोई चीज़ को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखें टेम्परेरी, और फिर उसके बाद वहाँ से वो चीज़ क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। तो यहाँ पे बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए होता है जो सीपीयू द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग किए जाते हैं। मतलब जिस काम को आप बार बार कर रहे होते हैं उससे ही स्टोर करने के लिए इस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप गेम खेल रहे हैं, बार बार आप प्ले बटन दबाए जा रहे हैं, तो उसका जो काम है वो कहाँ से होगा, कैश मेमोरी से होगा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित करता है कि कौन सी मेमोरी को इस्तेमाल करना है। तो मेमोरी का जो निर्धारण है, जो डिसाइड है, जो भी डिटर्मिनेशन है, वो कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डेटा और कार्यक्रमों के हिस्से को डिस्क से कैश मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां से सीपीयू उन्हें एक्सेस कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है, आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा आई थिंक, और अगर आपने नहीं मारा तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये रहा इरेजर और ये हो गया हमारा स्वच्छता अभियान कंप्लीट। ओके, सो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात आती है कि कैश मेमोरी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अभी मैंने जितनी बातें आपको बताई वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैश मेमोरी और रैम ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। मतलब ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वाष्प हो जाना, भाप बन के उड़ जाना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। स्थायी नहीं होती, क्योंकि भाप कभी भी स्थायी नहीं होती, भाप हमेशा उड़ ही जाती है, साथ छोड़ देती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। आगे बढ़ते हैं मेमोरी में। अब आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये सबसे चीपेस्ट मेमोरी है। अभी तक हमने दो मेमोरी का डिस्कशन किया, रैम का और कैश का। सबसे चीपेस्ट मेमोरी जो है वो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे नाम हैं और ये जो आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ, अभी हम वापस पीछे की स्लाइड में जाएंगे। ये आजकल मार्केट में नया ट्रेंड आया है एसएसडी का। ये एसएसडी की तस्वीर है, ये हार्ड डिस्क है जो हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, ये पेन ड्राइव है और ये सीडी ड्राइव है, या आप इसे डीवीडी समझ सकते हैं या ब्लू रे डिस्क समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों का जो सीडी का अब चलन तो बंद हो चुका है, डीवीडी का भी लगभग बंद हो चुका है। इन सब का हम डाटा संग्रहित करने के लिए काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। ये जो है ये पहली आपकी नॉन वोलेटाइल है आज के लेक्चर में। मतलब इसमें डाटा एक बार आ गया तो आ गया, इसके बाद आप जब तक इसे डिलीट नहीं कर देंगे आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, और इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी थोड़ी धीमी होती है। इनका उपयोग स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित मतलब स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू सीधे इसकी यादों को एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब इसकी जितनी भी मेमोरी होती है इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, इसके बजाय इनपुट आउटपुट रूटीन के माध्यम से इसको एक्सेस किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये काम भी किसके द्वारा होगा, ये जितने भी काम मैं बोल रहा हूँ किया जाता है, ये सब के सब काम होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना हो तो फंडामेंटल कंप्यूटर की इस प्लेलिस्ट में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लेक्चर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मेमोरी का क्या योगदान होता है। तो सेकेंडरी मेमोरीज की सामग्री को, मतलब इसके जो कंटेंट्स होते हैं उसको पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब रैम में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि फिर उसका क्या किया जा सके, उसका एग्जीक्यूशन किया जा सके। और ये उदाहरण दिए हुए हैं, तो ये उदाहरण जो है आपके सामने फिर से प्रस्तुत है और यहाँ पे मैंने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। इसके कुछ नाम हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद फिर इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि भाई तेरे पास फोटोग्राफ्स है क्या, तो आप इसमें डलवा सकते हैं। भाई तुम्हारे पास में MP3 क्या, मेरी पेन ड्राइव में डाल दो। आपके पास मूवीज़ हैं क्या, मेरे पेन ड्राइव में डाल दो। और ज़्यादा मूवी चाहिए तो हार्ड डिस्क में डाल लो। आपके पास कौन सी मूवी CD में है, ठीक है, आप उसको इसमें डाल लो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप क्या करते हैं, इसे बैकअप करके रखते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, बैकअप। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के
हिंदी में लिखा है कि यह एक गैर वाष्पशील मेमोरी है। गैर वाष्पशील को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो गूगल ट्रांसलेट का मैंने प्रयोग किया और उसने मुझे बताया कि एक्चुअली में वोलेटाइल का मतलब जो होता है ना, वो होता है वाष्पशील। तो मैं इंटेलिजेंट बन गया किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यदि बिजली बंद है तो भी डाटा स्थायी रूप से क्या होता है? संग्रहित किया जा सकता है। मतलब ये है कि जो मेन मेमोरी थी उसमें अगर लाइट गोल हो जाए ना तो आपका डाटा भी गोल हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर लाइट गोल हो जाए तो आपका डाटा गोल नहीं होगा। जैसे ये प्रेजेंटेशन मैंने एक बार बना लिया तो बना लिया, आपको दिखाने के लिए जो मेमोरी की आवश्यकता पड़ रही है वो मेमोरी है मेन मेमोरी, लेकिन ये जो फाइल स्टोर्ड है ये किस में स्टोर्ड है? सेकेंडरी मेमोरी में। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा के भंडारण के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकती है। मतलब कंप्यूटर जो भी हो, आप अगर उसमें इन चारों में से कोई भी चीज़ ना लगाएं तो भी आपका कंप्यूटर ऑन हो सकता है, बिना हार्ड डिस्क के भी आपका कंप्यूटर चल सकता है। और ये जो है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते साथ एक स्लाइड आ गया जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू और सब्सक्राइब माई चैनल। तो जाहिर सी बात है, अब मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद ना आया हो तो जल्दी से डिसलाइक बटन दबाएं। ओके, मैं रिवर्स बोलता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस मेमोरी के लेक्चर को शेयर करें। बहुत थोड़े से समय में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, और अगर आपको पसंद आई हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेमोरी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। रोम के बारे में मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और बहुत जल्द उसे पब्लिश करूंगा, इसलिए आप ये ना लिखें कि सर रोम के बारे में आप भूल गए, तो ऐसा नहीं है। रोम जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में मैं कंप्लीट लेक्चर बना के आगे आपके सामने जारी करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से आपके सामने इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। फंडामेंटल कंप्यूटर आप इस तरीके से सीखें, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग, ताकि आप स्मार्टली स्मार्ट बन सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।